हेलो मेरे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रिज कोर्स जो आपका आया है ना, आपके स्कूल में दिया गया है। नई बुक जो आपका है क्लास 9th का विषय आपका ये सामाजिक विज्ञान है। विद्यार्थी कार्य पुस्तिका इस प्रकार से बिल्कुल नई बुक दिया गया है। तो इस वीडियो में आप सभी को, हाँ तो बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि इस वीडियो में मैं आप सभी को सप्ताह 1 और सप्ताह 2 पूरा पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में आपका खेल खत्म। गोल में टोटल देखे 6 टॉपिक है आपका। दिशाएं, अक्षांश, विदेशांतर, भारत की स्थिति, भारत की भौगोलिक विविधता, मौसम और जलवायु मानचित्र, यानी 6 टॉपिक जो दिया है पूरा का पूरा कंप्लीट इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। जो पेज नंबर 4 से लेकर पेज नंबर 27 तक, सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 6 तक पहला टॉपिक दिया गया है दिशाएं। तो इसके बारे में आपको ये सभी आपको समझाया गया है, जो कि थ्योरी समझाने वाला है। आप लोग इसे खुद से देख लीजिएगा। मेरा जो मेन फोकस रहने वाला है वो हमारा कार्य पत्रक को हल करना। चलिए फटाक से देख लेते हैं। ये आपको दिशा के बारे में दिया है। ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, पूर्व, ये आपका पश्चिम। उप दिशाएं भी देखिए इस तरीके से दिया गया है। ये आपका दिशा सूचक है। तो हमारा मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है गतिविधि 2 से। कौन सा? गतिविधि 2 से। तो इसमें पूछा है पहला नंबर, चित्र देखकर बताइए कि बी बिंदु ए बिंदु की किस दिशा में स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चा पार्टी, इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व। क्या होगा? दक्षिण पूर्व। फिर दूसरा प्रश्न कहा गया है, चित्र देखकर बताइए कि ए बिंदु बी बिंदु की किस दिशा में स्थित है। ए बिंदु जो है वो बी बिंदु के, तो इसका भी होगा आपका उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये देखिए ए बिंदु जो है बी बिंदु के किस दिशा में, तो उत्तर पश्चिम। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। गतिविधि 3 में कहा है कि चित्र में देखकर बताइए कि पी बिंदु क्यू बिंदु की किस दिशा में स्थित है। यहाँ पे देखिए पी बिंदु जो आपको दिया है क्यू बिंदु के किस दिशा में है, तो यहाँ पर उत्तर लिखना है उत्तर पूर्व। कहाँ पर है बच्चा पार्टी? तो उत्तर पूर्व में स्थित है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, चित्र में देखकर बताइए कि क्यू बिंदु पी बिंदु की किस दिशा में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट, चलिए ये जो आप लोग देख रहे हो इसका मतलब हुआ कि हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट। अक्षांश एवं देशांतर एवं महाद्वीप वे महासागर, ये हमारा भारत की स्थिति के बारे में सबसे पहले बताया गया है। जो कि इसे देख लेना है। कुल अक्षांश इस तरीके से, उत्तरी अक्षांश 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, यानी आपका उत्तर, इस तरीके से दिया है। ये आपका देशांतर रेखा। चलिए यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू होता है। गतिविधि 1 में प्रश्न क्या है बच्चा पार्टी? तो प्रश्न में कहा है ग्लोबल पर देखकर विश्व की मानक देशांतर का नाम लिखिए। मानक देशांतर का नाम। चलिए तो इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनिच देशांतर है। यहाँ पे देखिए, ग्लोब को देखकर बताइए कि भारत की मानक देशांतर विश्व की मानक की किस दिशा में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर किस दिशा में है जी? भारत की मानक देशांतर, तो ये हमारा, हाँ तो इसका उत्तर लिखना है भारत की मानक देशांतर विश्व की मानक की पूर्व दिशा में स्थित है। यहाँ पर है तो पूर्व दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या लिखिए। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर कितना कितना है। तो देखिए पूर्वी देशांतर आपका 180, पश्चिमी देशांतर 180। चलिए ये हमारा गतिविधि एक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं गतिविधि 2। दिए गए ग्लोबल में दिए गए अक्षांशों पर स्थित वृत्तों के नाम लिखिए। हाँ तो ये जो हमारा दिया है ना, तो इसका 66.5 डिग्री उत्तरी उत्तरी गोलार्ध, तो यहाँ पर होगा उत्तरी ध्रुव वृत्त। फिर आपका 23.5 डिग्री उत्तरी, तो ये आपका वो कर्क वृत्त। 0 डिग्री जो होता है ना वो भूमध्य रेखा होता है। और जैसे ही अब हम लोग दक्षिण गोलार्ध की तरफ आते हैं तो ये हमारा मकर वृत्त हो जाएगा। और 66.5 डिग्री तो ये दक्षिण ध्रुव। हाँ तो बच्चा पार्टी यहाँ पर ध्यान दो, गतिविधि 2 को हम लोग काफी आसान तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं गतिविधि 3। ये रहा गतिविधि 3 में सबसे पहला प्रश्न है कि ग्लोब पर स्थित अक्षांशों की कुल संख्या लिखिए। देखिए अक्षांश और देशांतर में बहुत अंतर होता है। अक्षांश ये आपका क्या है जी?
अक्षांश जो होता है वो आपका इस तरीके से होता है, देशांतर रेखाएं जो होता है ना वो खड़ा होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए उत्तरी अक्षांश पूछा है और दक्षिणी अक्षांश, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा जी। इसका सही आंसर होगा उत्तरी अक्षांश आपका 90, दक्षिणी अक्षांश भी 90 होगा। अगला प्रश्न है, हाँ तो बाबू दूसरा प्रश्न, भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? भूमध्य रेखा पूछा है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर ये क्या है? स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए ग्लोब पर अक्षांशीय अंतराल कितने डिग्री का दिया गया है? ग्लोब पर अक्षांशीय अंतराल, तो इसका हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर होगा 15 डिग्री का। क्या होगा? 15 डिग्री का। इस प्रकार से हमारा गतिविधि 3 पूरा का पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो हमारा है महासागर व महाद्वीप। महासागर व महाद्वीप इस प्रकार से आपको दिया है, ग्लोब पर हम जो बड़ी जल राशियां देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। ग्लोब के लगभग एक चौथाई भाग पर फैला हुआ एक बड़ा भूखंड भाग है, इसे महाद्वीप कहा जाता है। ये जो नीले रंग का देख रहे हैं ये सभी हमारा क्या है? जल से जल राशियां है, बड़ी बड़ी जल राशियां है, इसी को हम लोग महासागर कहते हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हो ना इस प्रकार में, ये सभी हमारा महाद्वीप है जो कि स्थल है। अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चा पार्टी, इससे संबंधित नीचे में जो प्रश्न दिया है गतिविधि, नीचे दी गई तालिका में बताइए कि ये 3 महासागर किस गोलार्ध में स्थित है। उसमें आपको टीक लगाना है। क्या करना है बच्चा पार्टी? उसमें आपको टीक लगाना है। जैसा कि आपको इस प्रकार से तालिका दिया गया है, महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। अब आपको बताना है कि यह कौन से गोलार्ध में स्थित है। आर्कटिक महासागर जो है ना बच्चा पार्टी, वो हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए अटलांटिक महासागर जो है ना वो उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमें क्या करना है, तो दोनों में, जब दोनों में स्थित है तो दोनों में टिक लगा लेते हैं। हिंद महासागर जो हमारा है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसमें हम लोग टिक लगा लेते हैं। तो चलिए इस तालिका को भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ये आपका महाद्वीप का नाम दिया है, आपको बताना कि यह उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध। फटाफट इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें तो हमारा उत्तरी अमेरिका जो है ना, उत्तरी अमेरिका वो हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पश्चिमी गोलार्ध दोनों में यह स्थित है। तो हमें क्या करना है, दोनों में टिक लगाना है, उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। अगला है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो हमारा है ना वो दक्षिणी गोलार्ध में भी है और हमारा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका हमारा ये जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध, और हमारा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यूरेशिया जो है, यूरेशिया ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। और अंटार्कटिका जो हमारा है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार से जो जहां पर स्थित है उसमें आपको टिक लगा करके इसे, इस तालिका को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट, तो आई होप हमारा ये तालिका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए भारत का मानचित्र यहाँ पर दिया गया है। भारत का मानचित्र इस प्रकार से दिया है, ये आपका अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, हिंद महासागर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए हमारा यहाँ पर एक तालिका है, दिए गए भारत के मानचित्र पर दी गई तालिका को पूर्ण करें। गतिविधि है कि भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में स्थित जलीय भागों के नाम लिखिए। जलीय भाग आपको सागर, खाड़िया और महासागर बताना, ये पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा स्थित है। फटाफट इसे भी, तो बच्चा पार्टी यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हमारा सागर जो है ना पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में हमारा अरब सागर है, दक्षिण में हमारा हिंद महासागर। देखिए दक्षिण जो नीचे वाला भाग है यहाँ पे हिंद महासागर स्थित है ना, अरब सागर देखिए हमारा यहाँ पर है, ये वाला अरब सागर, बंगाल की खाड़ी ये हमारा है। चलिए इसी, ये हमारा क्या है, सागर है। इसी तरह से खारिया, तो खारिया और सागर और महासागर तीनों में अंतर है, ठीक है। तो हमारा खारिया हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम में कोई भी स्थित नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है। और हमारा दक्षिण में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है और महासागर में हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, यानी तीनों में पूरब, पश्चिम और दक्षिण। देखिए यहाँ पर पूरब, पश्चिम और दक्षिण तीनों जगह में हमारा क्या है जी, तो हिंद महासागर ही है। तो इसीलिए
सागर, खाड़िया और महासागर तीनों में अंतर है। तो बच्चा पार्टी इस प्रकार से हमारा टॉपिक नंबर 2 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है भारत की स्थिति। आइए, इसमें हमें बताया गया है कि भारत हमारा कहाँ पर स्थित है। यदि हम विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत 0 डिग्री ग्रीनविच देशांतर के पूर्व में स्थित है। अतः भारत पूरी तरह से पूर्व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए हमारा भारत यहाँ पर है। यूरेशिया हम लोग तो पढ़ते थे बच्चा पार्टी, यहाँ पर एशिया होता है, पता नहीं यहाँ पर यूरेशिया दिया गया है। चलिए इस तरीके से हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। अब हमारा नीचे में इससे संबंधित नीचे में प्रश्न है। तो प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न जी। तो गतिविधि में कहा है भारत किस महाद्वीप में स्थित है। भारत बोला कि किस महाद्वीप। तो अभी हम लोग पढ़े ना कि महासागर और महाद्वीप। महासागर क्या है, हमारा जलीय भाग होता है, और महाद्वीप क्या होता है, स्थलीय भाग। तो महाद्वीप का मतलब स्थलीय भाग, तो ये हमारा यूरेशिया होगा। एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है जी, एशिया महाद्वीप। देखिए हमारा एशिया जो है ना यही वाला है। यूरेशिया लिखा हुआ है, लेकिन इसे हम लोग पढ़ते हैं एशिया ही, ठीक है। एशिया, देखिए यहीं पे हमारा भारत क्या है, स्थित है। चलिए अब दूसरा प्रश्न, मानचित्र को देखते हुए बताइए कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। दक्षिण में कहा गया बच्चा पार्टी, चलिए इसे देखिए। ये हमारा भारत है, इसके दक्षिण, तो दक्षिण तो हमारा नीचे वाला भाग है, तो ये हमारा क्या है, हिंद महासागर है ना। तो हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। क्या है, हिंद महासागर स्थित है। इस तरीके से गतिविधि ये वाला हमारा कंप्लीट। चलिए तो अब नीचे में हमारा कुछ थ्योरी दिया है कि भारत एक विशाल देश है, इसे आपको देख लेना है। यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर जो देश को लगभग बराबर भागों में बांटती है। 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का आयामी उत्तर माना गया है। प्राचीन खगोल विद्या में उज्जैनी 75.8 पूर्व को प्रमुख आम्योत्तर माना गया है। इस तरीके से आपको थ्योरी दिया गया यहाँ पर। अब हमारा इस प्रकार से देखिए भारत की स्थिति दर्शाया गया है। बच्चा पार्टी अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर तालिका को पूर्ण कीजिए। जैसा कि हमारा प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न अगर देखें तो दूसरा प्रश्न में कहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये भी 2933 किलोमीटर लगभग बताया गया है। यहाँ पर भी देखिए दिया गया है इस प्रकार से। और तीसरा प्रश्न में क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक ये हमारा स्थित है। अगला बोला भारत का देशांतरीय, तो देशांतरीय जो हमारा है ना, यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ कि भारत का देशांतरीय भाग जो है, देखिए यहाँ पर 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। वही यहाँ पर भी, मतलब ये जो प्रश्न हमारा दिया गया वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। फटाफट हम लोग आंसर देख लेते हैं। भारत का पूर्वी द्वीप समूह का नाम, तो ये आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये वाला देखिए यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बस इसी से संबंधित हमारा सभी प्रश्न नीचे में है। अगला यहाँ पर बोला है कि भारत के पश्चिम में स्थित द्वीप समूह का नाम, तो ये आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह है। लक्ष्य, तो देखिए भारत के पश्चिम में हमारा लक्षद्वीप ये वाला है। अगला प्रश्न का है कि भारत का मानक याम्योत्तर जो है ना 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत के मध्य से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश रेखा का नाम जो हमारा है वो हमारा कर्क रेखा है। ये भारत क्या क्या दो, भारत को बीचों बीच दो बराबर भागों में बांटता है। इसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। आई होप ये वाला तालिका हम लोग काफी आसान तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला। तो हमारा इस यहीं पर हमारा टॉपिक नंबर 3 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है आज। अब हम लोग देखने वाले टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है भारत की भौगोलिक विविधता। भारत की भौगोलिक विविधता, यहाँ पर अब हमारा कुछ थ्योरी दिया गया, फटाक से इसे देख लेते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है और एशिया महाद्वीप का भाग है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार है। ये मिलकर एक बड़े भूभाग का निर्माण करते हैं, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप नाम से भी जाना जाता है। ये सभी देश मिलकर के हमारा क्या है, जिसे हम लोग उप महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हो अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भारत के ये सभी लोग क्या है, पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर आपको इस चार्ट में दिखाया गया है। अब हम लोग सीधे से प्रश्न को
देखते हैं तो जैसा कि यहाँ पर बोला है गतिविधि में भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित भारत के पड़ोसी देशों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखना है। जैसा कि पूर्व दिशा में स्थित देश। अब आपको ज़्यादा दिमाग अलग से नहीं लगाना बल्कि इससे ही आपको इस चार्ट को देख लेना है। देखिए पूर्व में कौन-कौन स्थित है, तो हमारा पूर्व जो है हमारा ये वाला भाग है, तो फटाफट आंसर देखते हैं। पूर्व दिशा में स्थित देश जो हमारा है वो हमारा बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार है। उसी तरीके से यहाँ पर अगला देखें तो पश्चिम दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में स्थित पाकिस्तान। चलिए फटाफट इसे कंप्लीट कर लेते हैं। पश्चिम दिशा में स्थित पाकिस्तान और यहाँ पर आपका हो जाएगा पाकिस्तान, और यहाँ पर उत्तर दिशा में स्थित तो यहाँ पर हमारा चीन। बिल्कुल सही कर रहे थे, थोड़ी सी गलती हुई थी। तो पश्चिम दिशा में आपका पाकिस्तान, उत्तर में हो जाएगा, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, और दक्षिण दिशा में स्थित श्रीलंका, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित होगा अफगानिस्तान। इस तरीके से आपको ये वाला जो हमारा दिया गया था गतिविधि, इसे मैं आपको पूरा का पूरा बता दिया हूं। अब हम लोग फटाक से आगे देखते हैं। भारत के भौगोलिक विभाजन इस तरीके से दिया गया है। देखिए भारत को उनकी विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत का शीत मरुस्थल, गंगा के मैदान, विशाल भारतीय मरुस्थल, अरावली की पहाड़ी, प्रायद्वीपीय पठार, भारत की तट रेखाएं, भारत द्वीप समूह। इस तरीके से यहाँ पे देखिए डायग्राम भी आप सभी को दिया गया है। इसे आप लोग देखकर समझ सकते हो। हालांकि आप लोगों को क्लास स्कूल में टीचर तो समझा ही दिए होंगे, सीधा मेरा मेन फोकस है प्रश्न उत्तर को सोल्व करना। तो हम लोग सीधे से आते हैं गतिविधि। भारत के मानचित्र में दर्शाए गए भौतिक विभागों के नाम लिखिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये हमारा लद्दाख है। भारत का शीत ये मरुस्थल। प्रायद्वीपीय पठार जो कि ढक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ढक्कन का पठार। इस तरीके से आपको ये वाला कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में इसे आपको खुद से देख लेना है। गतिविधि अब यहाँ पर दिया निम्नलिखित खाली बॉक्स में नदियां, नीचे नदियों के नाम लिखिए। जैसा कि आपको यहाँ पर दो काम करना है। ये जो हमारा दिया गया बॉक्स इसमें भी आपको भरना है और नीचे में नदियों के नाम भी लिखना है। चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको पहले ये वाला बॉक्स को भर लेना है। ये हमारा क्या होगा, सिंधु नदी, ये आपका हो जाएगा गंगा नदी, भागीरथी, और ये ब्रह्मपुत्र है। ये तो हमारा हो गया बॉक्स वाला काम। नीचे में आपको वही लिख लेना है सेम टू सेम, सिंधु नदी, गंगा नदी, भागीरथी और ब्रह्मपुत्र। बस यहीं से देख करके आपको लिखना था चार नदियों के नाम। अगला प्रश्न, हिमालय को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिका। यहाँ पे देख सकते हो ये डायग्राम आपको दिया गया है, आप लोग ध्यान से देख लेना। हम लोग सीधे प्रश्न को सोल्व करते हैं। गतिविधि में क्या है, निम्नलिखित ए और बी बिंदु को सही मिलान कीजिए। जैसा कि आपका ए में दिया हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिका, शिवालिका और शिमला। बी वाला भाग ये दिया और सही मिलान करके यहाँ पर लिखना भी है। ऐसा नहीं कि केवल मिलान करना बल्कि मिलान करके नीचे में लिखना है। हिमाद्री का मिलान माउंट एवरेस्ट और हिमाचल का मिलान करना नैनीताल से। उसके बाद शिवालिका, तो शिवालिका का हो जाएगा निचली श्रृंखला, और शिमला का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार से पहले आपको मिलान कर लेना है, और मिलान करने के बाद अब आपको ज्यादा देखिए शॉर्टकट में बता देता हूँ। यहाँ पर सही मिलान करने का मतलब कि आपको सामना सामने लिखना है। जैसे कि हिमाद्री का मिलान हम लोग माउंट एवरेस्ट से किए है ना, तो आपको केवल सामने में लिख लेना है माउंट एवरेस्ट। हिमाचल का मिलान हम लोग किए नैनीताल से, तो इसको सामने में लिखना है नैनीताल, निचली श्रृंखला, और ये हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार से इस गतिविधि को पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद अब देखते हैं भारत का शीत मरुस्थल। भारत का शीत मरुस्थल इस प्रकार से दिया गया है। लद्दाख भारत का प्रमुख शीत मरुस्थल है। यहाँ सर्दियों का तापमान माइनस में 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ का भूभाग ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ की भूमि चंद्रमा की सतह जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे चंद्र भूमि कहा जाता है। यहाँ प्राचीन बौद्ध मठ तथा लोसर और हेमिस महोत्सव मनाए जाते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे में दिया गया है कि ऊपर दर्शाए गए स्थान क्षेत्र को पहचान कर नाम लिखिए। नाम लिखना है जो कि ये हमारा ग्रे कलर में दिया गया। तो यहाँ पर आपको लद्दाख लिखना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। और इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं था। चलिए आगे देखते हैं गंगा के मैदान, इसे आपको खुद से देख लेना है। चलिए अब यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है गतिविधि में भारत के मानचित्र निम्नलिखित दर्शाई गई नदियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। भारत के मानचित्र में आपका ये 3, 2, ये 1, तो आपको बताना है एक में यहाँ पर कौन सा नदी स्थित है।
तो 1 नंबर में हमारा होगा सिंधु नदी, 2 नंबर में देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा गंगा नदी स्थित है और 3 नंबर जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी स्थित है, तो वही आपको भर लेना है। बहुत ही ईज़ी है। चलिए अब हमारा है विशाल भारतीय मरुस्थल। मानचित्र में राजस्थान के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल फैला है। इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इसमें रेत के टीले पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर गतिविधि दिया है, छात्रों के छोटे ग्रुप बनाइए, फिर छात्र आपस में चर्चा कर उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो ये भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, रेत के टीले का आकार कैसा होता है? रेत जो होता है ना मरुस्थल में, उसका जो टीला होता है, तो हमारा पहला प्रश्न जो हमारा कहा गया है, तो इसका आंसर लिखना कि अर्ध चंद्राकार या गोलाकार होता है। फिर दूसरा प्रश्न का है, टीले हवा के साथ स्थानांतरित होते हैं क्या? तो हाँ, टीले हवा के साथ स्थानांतरित होते हैं, या स्थानांतरित का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। तीसरा नंबर, क्या मरुस्थल में जल की समस्या है? तो हाँ, मरुस्थल में जल की बहुत समस्या है। और चौथा नंबर में कहा है, टीलों की ऊंचाई कितनी होती है? तो कुछ मीटर से लेकर 100 से 200 मीटर तक होती है टीले की ऊंचाई। कहाँ पर? तो मरुस्थल में जो रेत होता है ना। फटाफट अब हम लोग देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार इस प्रकार से दिया गया है। चलिए यहाँ पर गतिविधि मानचित्र को देखते हुए छात्र आपस में चर्चा करना, यानी कि जब आप लोग स्कूल में जाते हैं तो सभी छात्र मिलकर इस पर आपको चर्चा करना। यहाँ पर लिखने वाला प्रश्न नहीं है, क्योंकि अगर लिखने वाला प्रश्न होता तो बुक वालों आपका जगह भी दे देते थे उत्तर लिखने के लिए, इसीलिए आपका ये बनाने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बनाने वाला प्रश्न नीचे में है। छात्र मानचित्र देखकर बताएं कि नीचे दर्शाए गए मानचित्र में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं फैली है, उनके नाम वे क्षेत्र को लिखिए। ये हमारा चार्ट दिया गया है, रेखा मानचित्र। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है इसका आंसर। फटाफट इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो हिमालय पर्वत हमारा उत्तर भारत, ये ऊपर वाला भाग है, और विंध्याचल पर्वत ये मध्य भारत यानी बीच वाला भाग। सतपुरा, और 3 नंबर में आपको सतपुरा पर्वत लिखना है जो कि मध्य भारत है। पश्चिमी घाट पर्वत ये पश्चिमी भारत में स्थित है। पूर्वी घाट पर्वत ये पूर्वी भारत में स्थित है। इस तरीके से आपको इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमारा भारत की तटीय रेखाएं तथा द्वीप समूह, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो पूर्वी घाट में जो हमारा स्थित है, पूर्वी घाट में जो हमारा स्थित है, वो है यह गंगा के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और दूसरी विशेषता, इस तट पर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का मतलब इसका जो आकार होता है ना, वो त्रिकोणा होता है। कैसा होता है? त्रिकोणा। उसके बाद अगर हम लोग ध्यान देंगे तो पश्चिमी घाट की विशेषता, पश्चिमी घाट की विशेषता में पहला, यह तट भारत में गुजरात से लेकर केरल तक विस्तृत है। और दूसरी विशेषता, इस तट पर बहने वाली नदियां मुहानों का निर्माण करती है। किसकी निर्माण? तो मुहानों का निर्माण करती है। इस प्रकार से आपको ये वाला जो हमारा दिया गया था गतिविधि से पूरा कंप्लीट करने के बाद, गतिविधि यहाँ पर दिया गया, इसे आपको खुद से देख लेना है। नीचे में आपको गतिविधि दिया है कि नक्शे में दर्शाए गए बिंदुओं को पहचान कर उनके नाम लिखिए। बिंदु देखिए, अब आपका बिंदु यहाँ पर एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है। फटाफट इसे कंप्लीट कर लेते हैं बच्चा पार्टी। तो गतिविधि जो आपका दिया, तो यहाँ पर सबसे पहले लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह। पहला वाला जो हमारा है ये क्या होगा? लक्षद्वीप समूह। दूसरा वाला ये जो हमारा दिया वो हमारा होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गतिविधि आपस में से चर्चा करना है। आपस में सभी छात्र मिलकर इस पर चर्चा करना है, ये लिखने वाला नहीं है। तो बच्चा पार्टी अब हम लोग आ गए हैं टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम है मौसम और जलवायु। तो बाबू अब हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम है मौसम और जलवायु। तो सबसे पहले मौसम क्या होता है? किसी स्थान पर किसी विशेष समय, दिन, घंटे में तापमान, वर्षा, पवन, आर्द्रता और जल वायु दाब की स्थिति को मौसम कहते हैं। मौसम क्या है? तो जल्दी जल्दी बदलते रहता है। अगर आज हमारा बारिश होना, कभी कभी ठंड आ जाता है, तो कभी हमें गर्मी महसूस होने लगता है। ये सभी क्या है? तो मौसम है। मौसम
ये मुख्य तत्व तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, वर्षा, वायु की गति व दिशा, इस तरीके से हमारा मौसम के बारे में हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जलवायु क्या होता है, तो किसी स्थान के लंबे समय, लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक तक के मौसम के औसत पैटर्न को जलवायु कहते हैं। जलवायु अपेक्षाकृत स्थिर होता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में मुख्य रूप से क्या है, हमारा गर्मी होता है। तो देखिए भारत में क्या है कि लगभग 3 से 4 महीने हमारा गर्मी होता है, फिर बरसात का मौसम आता है, उसके बाद हमारा ठंडी का मौसम आता है। जलवायु के मुख्य तत्व हमारा औसत तापमान, आर्द्रता, ऋतु चक्र, मौसम और जलवायु में अंतर बताया गया है। समय हमारा अल्पकालिक होता है और जलवायु दीर्घकालिक, परिवर्तन शीघ्र होता है। इसमें क्या है, धीमी-धीमी परिवर्तन होता है। उदाहरण में देखें तो आज का बारिश, किसी क्षेत्र में औसत वर्षा। अभी हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, भारत में बरसात का मौसम आ गया, ये लगभग 3 महीने का चलता है। तो ये हमारा जलवायु है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इससे संबंधित नीचे में जो हमारा प्रश्न दिया है, इसे फटाफट से सोल्व करते हैं। तो जैसा कि कहा है कि सही और गलत लिखना है कि मौसम लंबे समय तक एक सा रहता है। मौसम जो है तो आप लोग यहाँ गलत लिखिए या फिर गलत का चिन्ह दे सकते हैं, जो भी आपको इच्छा। जलवायु किसी क्षेत्र की अस्थायी विशेषता है, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है जी? बिल्कुल सही। उसके बाद कहा है कि आज का तापमान जलवायु का उदाहरण है, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे कैसे होगा? आज का तापमान जलवायु हो जाएगा? ये तो दीर्घ समय तक चलता है ना, ये लंबे समय तक चलता है। तो बच्चा पार्टी अब हम लोग देखने वाले हैं गतिविधि आज का मौसम मेरा अवलोकन। मतलब इसमें कहा है कि निर्देश आज के दिन अपने आसपास के मौसम का ध्यान से अवलोकन करें और तालिका भरें। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो कि जिस दिन आप इस तालिका को भर रहे हो ना, आप लोग बाहर का मौसम देख लीजिएगा, उसके अनुसार भी आप लोग चाहे तो भर सकते हैं। हालांकि आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरण के द्वारा मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप इसे भर सकते हो। जैसा कि तापमान, तो अभी क्या है, भारत में लगभग सभी जगह बरसात का मौसम आ गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि लगभग 28 डिग्री का सेल्सियस होता है। आसमान में अभी तो हमारा बादल ही होता है क्योंकि बरसात का मौसम है, वर्षा है। अगर जिस समय आप इस तालिका को भर रहे हैं, उस समय अगर बारिश हो रही है तो लिखना है हाँ, नहीं हो रही तो लिखना है नहीं, सिंपल। पवन, देखिए अगर हवा तेज चल रहा है तो आपको लिखना है कि तेज, अगर धीमी चल रहा है तो धीमी, अगर जरा-सा भी नहीं चल रहा है तो आपको लिखना है नहीं। तो हमारे यहाँ अभी पर धीमा चल रहा है तो इसलिए हम धीमा लिखे हैं। आर्द्रता, तो बरसात के दिनों में तो आर्द्रता अधिक ही होता है ना। आर्द्रता का मतलब हुआ कि नमी का ज़्यादा होना, हवा में नमी क्या होता है, ज़्यादा होता है बरसात के मौसम में। अब यहाँ पर गतिविधि है कि मौसम या जलवायु छाँटना है। मौसम और जलवायु को छाँट करके इस इन सही कॉलम में आपको लिखना है कि ये जो कुछ बात आपको दिया ना, कौन-कौन सा मौसम का पहचान है और कौन-कौन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मौसम, तो आपको लिखना है कि आज सुबह ठंड है। हो सकता है शाम में गर्मी करे, हो सकता है दोपहर में बरसात आ जाए। तो ये सभी क्या है, तो हमारा मौसम है, ये हमेशा बदलते रहता है। कल तेज हवा चली, आज दोपहर तेज धूप है, आज आर्द्रता अधिक है, आज तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, कल शाम आंधी आई थी। इस तरीके से आपको मौसम वाला तालिका कंप्लीट करने के बाद, ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं जलवायु। तो सबसे पहले लिखेंगे कि राजस्थान में कम वर्षा होती है। ये तो लगभग 20 सालों से यही चल रहा है कि वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। केरल में अधिक वर्षा होती है, लखनऊ में वर्षा बहुत कम होती है, असम में साल भर बारिश वर्षा होती है, ठंड के मौसम में कोहरा पड़ता है। इस प्रकार से मौसम और जलवायु वाला तालिका को फटाफट से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है? आगे का प्रश्न देखते हैं। गतिविधि में कहा है कि सोचिए और लिखिए, मौसम जल्दी क्यों बदलता है? इसका आंसर लिखेंगे मौसम वायुमंडल की घंटे दिन की स्थिति है। किसी स्थान के तापमान, नमी और हवा की गति में अचानक होने वाले बदलावों के कारण मौसम बहुत जल्दी-जल्दी बदलता है। ठीक है? उसके बाद देखिए तो दूसरा प्रश्न में कहा गया था, जलवायु किसी क्षेत्र के जीवन को कैसे प्रभावित करता है?
देखिए, इसका उत्तर लिखना है कि जलवायु किसी क्षेत्र के लोगों के खान-पान, पहनावे, मकानों की बनावट और वहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों तथा जीव-जंतुओं को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। इसमें देखते हैं कि जहाँ पर बर्फीली एरिया में जो जानवर होता है, उस पर देखिएगा उसका जो बाल होता है ना, वो काफ़ी घना होता है और बड़ा-बड़ा होता है ताकि उसे क्या है, गर्मी मिल सके। आगे देखेंगे तो मौसम के तत्व, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु की गति व दिशा, वायुमंडलीय दाब इस प्रकार से आपको दिया गया है। वायु के दोनों गोलार्ध में हवाओं का उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलना। यहाँ पर आपको दिखाया गया है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर कहा गया है वर्कशीट वायुमंडलीय दाब, सही गलत का चयन करना है। तो बचा पार्टी यहाँ पर जैसा कि क्या है, दाब में परिवर्तन से मौसम बदलता है, ये बिल्कुल हमारा सही है। कम वायु दाब वाले क्षेत्रों में साफ मौसम रहता है, ये भी हमारा सही है। वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, वायु दाब को, ये भी हमारा सही है। तो आपको इसी प्रकार से तालिका भर लेना है, केवल सही का टिक लगाना था इसमें। चलिए तो अब देखने वाले हैं, मिलान करना है यहाँ पर। स्तंभ ए और स्तंभ बी आपको दिया गया है और यहाँ पर सही मिलान करके लिखना भी है। जैसा कि कम दाब है ना, अधिक दाब, वायु दाब मापी। फटाफट पहले इसे मिलान कर लेते हैं। हाँ, तो बचा पार्टी इसे फटाफट से मिलान कर लीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। कम दाब जो है ना, इसका मिलान आपको इससे करना है, वर्षा तूफान से। अधिक दाब जो हमारा होगा, अधिक दाब उसका मिलान करना है साफ मौसम। वायु दाब मापी, इसका मिलान करना है दाब मापन यंत्र से। अब आपको जो एक चीज और कहा गया था कि सामने में आपको यह लिखना भी है कि सही मिलान करके, तो मैंने आपको क्या किया हूँ कि सामने में आंसर लिख दिया हूँ। जैसे कि कम दाब, तो इसका आंसर बी वाला हुआ था कि वर्षा तूफान ये वाला, तो इसको सामने में केवल लिख देना है। सही मिलान का मतलब यही होता है ना कि आपको सामने में लिखना है। अधिक दाब जो है इसका मिलान ए से किए, तो देखिए सामने में लिख दिए ना साफ मौसम, ये दाब मापन यंत्र, बस ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखने वाले हैं, मिलान करना है यहाँ पर भी उसी तरीके से जैसे इसको मिलान किए हैं, इसको भी मिलान करेंगे। तत्व है, उपकरण है। अब हमारा क्या है जी, तत्व दिया है, उपकरण दिया है, इसका सही मिलान करना है। तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु की गति, वायु दाब। अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो तापमान का मिलान करना है तापमापी से होगा। वर्षा का जो मिलान करना है ना बच्चा पार्टी, वर्षा का होगा वर्षा मापी। आर्द्रता का मिलान करना है आपको आर्द्रता मापी से। वायु की जो गति दिया है ना, वायु की गति, इसको हम लोग मिलान कर देंगे पवन मापी से। वायु दाब जो हमारा दिया गया है, वायु दाब का होगा वायु दाब मापी से। यानी ये सभी हमारा तत्व दिया था, आप इसको उपकरण कि जैसे कि तापमान को हम किससे मापते हैं, वही आपको मिलान करना है। मिलान करने के बाद सही मिलान यहाँ पर लिखना भी है। जैसा कि हम लोग तापमान का मिलान किए तापमापी से, तो इसको सामने में आपको क्या करना है, लिखना है कि तापमापी। यहाँ पर हो गया वर्षा मापी, आर्द्रता मापी, पवन मापी, वायु दाब मापी। इस प्रकार से इस तालिका को भी भर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इस तरीके से सूर्य की किरणें और अक्षांश, इस तरीके से आपको समझाया गया है। और बच्चा पार्टी यहाँ पर भी आपको क्या है, सही गलत लिखना है। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए तो भूमध्य रेखा के पास अधिक गर्मी होती है, बिल्कुल हमारा सही है। ध्रुवों ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ये तो हमारा बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर गलत होगा। अक्षांश के कारण पृथ्वी पर विभिन्न कटिबंध बनते हैं, ये हमारा सही है। तो इस प्रकार से सही और गलत वाला कंप्लीट कर लेना है। तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर अब ध्यान दो, गतिविधि में कहा है कि मिलान कीजिए। जैसा कि आप सभी को स्तंभ बी और यहाँ पर सही मिलान करना है। सबसे पहले आपको कहा है उष्ण कटिबंध का होगा अधिक गर्मी, कटिबंध का अधिक ठंड, समशीतोष्ण कटिबंध का हो जाएगा बी वाला मध्यम तापमान। कॉलम आपको एक और दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो, सही मिलान आपको लिखना भी है। मैं वही तरीका अभी भी आपको बताऊंगा। सही मिलान का मतलब आपको सामने में लिखना है, जैसे कि उष्ण कटिबंध का जब हम लोग मिलान किए सी वाला अधिक गर्मी, तो आपको यहाँ पर सामने में लिख देना है अधिक गर्मी। शीत कटिबंध का मिलान किए अधिक ठंड, समशीतोष्ण कटिबंध का मध्यम
तापमान से। तो इस प्रकार से बच्चा पार्टी मिलान करना है। मिलान करने के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं ऊंचाई। जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान घटता जाता है, इसीलिए पर्वतीय क्षेत्र मैदानी क्षेत्र की तुलना में ठंडे होते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पर। पहाड़ी क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों से ठंडे होते हैं। जैसे पहाड़ों में गर्मियों में भी ठंडक होती है, इस प्रकार से आपको डायग्राम दिया गया है। प्रति 1000 फीट पर कितना जी? 6 डिग्री, साढ़े 6 डिग्री सेल्सियस क्या है? कम घटता है तापमान। चलिए अब हम लोग फटाफट से इस तालिका को कंप्लीट करते हैं। गतिविधि सही गलत यहाँ पर लिखना है, कथन सही और गलत आपको बताना है कि ऊंचाई का तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो बिल्कुल गलत होगा ना बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी जो पहला कथन है ये बिल्कुल हमारा गलत है, इसीलिए हम लोग वहां पर गलत लिखिए या फिर गलत का चिन्ह दे दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। अगला है पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मियों में भी ठंडक रहती है, ये हमारा सही है क्योंकि वहां का तापमान कम होता है। मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्यतः अधिक होता है, ये भी बच्चा पार्टी क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला गतिविधि खल्लास। अब अगला मिलान करने वाला देखिए फटाफट से। गतिविधि मिलान करना है स्तंभ में, स्तंभ भी सही मिलान करना है। अधिक ऊंचाई होने पर क्या होता है? बताइए तो आप लोग अनुमान लगाकर। मेरे बच्चा पार्टी से फटाफट मिलान कर लो। अधिक ऊंचाई होने पर हमारा क्या है? कम तापमान होता है। कम ऊंचाई होने पर अधिक तापमान होता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है? ठंडा मौसम होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं? पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं। अब इतना तो कर लिए। एक और आपका कॉलम यहाँ पर दिया गया है, ये वाला सही मिलान। तो वही करना है। अधिक ऊंचाई जो हुआ इसका सामने में लिखना है कि कम तापमान होता है। कम ऊंचाई में क्या? तो अधिक तापमान। पहाड़ी क्षेत्र में हमारा ठंडा मौसम होता है। बस भाई आपको सामने में क्या करना है जी? लिख लेना है। ठीक है? मैंने सामना-सामनी यहाँ पर लिख दिया हूँ इस बॉक्स में। यहाँ पर तो हम मिलान कर लिए, लेकिन मिलान करने के बाद यहाँ सही मिलान तो आपको लिखना है क्योंकि दिया गया है जगह, खाली जगह दिया गया है। गतिविधि 1-2 वाक्यों में उत्तर देना है। प्रश्न में पूछा है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्यों घटता है? जरा आप लोग खुद से पहले सोचिए। इसका उत्तर देखिए 2 लाइन में मैं बताऊंगा। मेरा पूरा प्रयास था कि आपको ज्यादा बड़ा नहीं बताया जाए। तो बचा पार्टी इस प्रश्न का सही उत्तर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्यों घटता है? तो जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल का घनत्व कम हो जाता है और हवा जो होता है वो क्या है? पतली हो जाती है, जिसके कारण तापमान घटने लगता है। अगर आपसे कोई टीचर या कोई भी दोस्त अगर आपसे यह प्रश्न पूछेगा, तो आपको वही वाला जवाब देना है कि जैसे-जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वायु का घनत्व क्या है? कम होता है और हवा पतली हो जाती है। इसी के कारण तापमान घटता है। बचा पार्टी मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा पूरा प्रयास होता है कि आपको बिल्कुल सरल शब्द में उत्तर बताया जाए। अब देखिए दूसरा प्रश्न का है कि पहाड़ी क्षेत्र में गर्मियों में भी ठंड क्यों रहते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर जो आपको क्या करना है बच्चा, नीचे में आपको उत्तर लिख लेना है कि पहाड़ी क्षेत्र समुद्र तल से काफ़ी ऊँचाई पर स्थित होते हैं। चूँकि ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, इसीलिए पहाड़ी इलाके गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं। ठीक है? तो दोनों प्रश्न का उत्तर मैं बता दिया हूँ। मैं चाह आप लोग सोचते होंगे कि इसका उत्तर लंबा है, लेकिन लंबा नहीं है विद्यार्थी। प्रश्न ही इस प्रकार का दिया है तो इसका 2 से 3 लाइन में तो आपको उत्तर लिखना ही होगा। ठीक है? और मेरा प्रयास ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको ज़्यादा बड़ा उत्तर बताता हूँ। मेरा भी प्रयास रहता है कि आपको ज़्यादा बड़ा नहीं बताऊँ। अब हम लोग देखने वाले हैं गणना आधारित गतिविधि। यदि किसी स्थान की ऊंचाई 2000 मीटर है, तो वहां तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस कम होगा? तो बच्चा पार्टी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 13 डिग्री सेल्सियस होगा। क्योंकि देखिए 1000 में साढ़े 6 डिग्री सेल्सियस तो 2000 में सीधा गुना कर देंगे 6.5 गुने का जब हम लोग 2 करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 13। सीधी सी बात क्योंकि यहाँ पर 1000 यहाँ पर 2000 यानी कि डबल हो गया तो डबल है तो 2 से गुना करेंगे तो 13 डिग्री सेल्सियस सिंपल। अब यहाँ पर ध्यान दो समुद्र से दूरी इसे आप लोग देख लेना बच्चा पार्टी। हम लोग सीधे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चा यहाँ पर देखिए प्रश्न है गतिविधि तटीय क्षेत्रों की जलवायु होती है कैसी जलवायु होती है बताइए तो।
तो इसका सही उत्तर होगा मध्यम। कैसा होता है? मध्यम। आंतरिक क्षेत्रों में तापमान का अंतर जो है ना अधिक होता है। कैसा? अधिक। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट है। पवनाभिमुख ढाल पर वर्षा होती है, तो यहाँ पर आप सभी को भरना है। जो मैं बता देता हूँ यहाँ पर अधिक होगा। पर्वत वर्षा के यहाँ पर होगा वितरण को प्रभावित करते हैं। किसको? तो वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फटाफट भर लो इसे। और आप एक चीज और मैं देखता हूँ, बच्चा पार्टी इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम होती है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं पवन के बारे में। पवन की दिशा व गति यहाँ पर आप सभी को समझाया गया है। आई होप ये वाला टॉपिक जो है आपको आपके क्लास के टीचर जो होंगे वो अच्छी तरीके से समझा दिए। तो हमारा मेन फोकस गतिविधि को हल करना। क्योंकि बच्चा पार्टी अगर हम सीधा थ्योरी को भी एक्सप्लेन करूंगा फिर गतिविधि को भी हल करूंगा तो समझ सकते हैं वीडियो लगभग 2 से 3 घंटा का हो सकता है। तो इसलिए हमारा मेन फोकस होता है गतिविधि को कंप्लीट करना। नमी वाली पवने, नमी वाली पवने यहाँ पर वर्षा कराती है। शुष्क पवने मौसम को शुष्क बनाती है। इस प्रकार से फटाफट भर लो। आगे देखते हैं। बचा पार्टी भूगोल का हमारा यह अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है मानचित्र। मानचित्र दो प्रकार का होता है, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र इसमें सभी देशों राज्यों की सीमाएं, राजधानी, प्रमुख शहर दिखाए जाते हैं। भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, रेगिस्तान, द्वीप, ऊंचाई व गहराई दिखाई देती है। इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर भारत का राजनीतिक मानचित्र यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखाया गया है। इसे आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना, समझ लेना। अब नीचे में प्रश्न हमारा दिया है गतिविधि 2। भारत के मानचित्र पर राज्यों के नाम लिखिए। यहाँ पर जो आपको एरो दिया गया है ना, एग्जैक्ट वही वाला राज्य का नाम लिखना है। तो ये जो हमारा भाग है ना, ये हमारा पंजाब है। ये जो बड़ा वाला एरिया है क्या है? राजस्थान है। और ये वाला जो हमारा क्या है? मध्य प्रदेश। क्या है जी? मध्य प्रदेश हमारा राज्य। अगला ये जो हम आप लोग देख रहे हो ये हमारा महाराष्ट्र है। और ये वाला जो भाग है ये हमारा केरल है, जो पतली लकीर की तरह है। और ये हमारा जो भाग देख रहे हो ये हमारा क्या है? तमिलनाडु। ये हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश। ये वाला जो भाग है बच्चा पार्टी ओडिशा है। ये हमारा मणिपुर होगा। ये वाला भाग अरुणाचल प्रदेश है। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से फटाफट अपना वर्कबुक इसे फिल कर लो इसी तरीके से। कितना सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। नेक्स्ट, ये हमारा प्रश्न कंप्लीट, खल्लास। अगला है उत्तर भारत के राज्यों के नाम लिखना। यहाँ पर बुक वालों ने आपको एक उदाहरण दे दिया है कि उत्तर प्रदेश, इसी प्रकार से 3 राज्य का नाम लिखना है। इसी तरीके से दक्षिण भारत के राज्यों के नाम लिखना है। पूर्व उत्तर के राज्यों के नाम भी यहाँ पर लिखना है। फटाफट बचा पार्टी सबसे पहले देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर भारत के राज्य। डायग्राम तो चार्ट पेपर तो मैं पहले समझा दिया हूं, तो सीधा फटाफट आंसर देख लेते हैं। ये आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सभी उत्तर भारत के राज्य हैं। और दक्षिण भारत में आपका हो जाएगा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये सभी एक बार और बता ही देता हूँ। केरल, ये सभी जो नीचे वाला भाग है ये सभी हमारा दक्षिण वाला भाग कहलाता है। और ये भाग जो हमारा तो ये क्या है? उत्तर वाला भाग है। ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए पूर्व उत्तर के राज्यों के नाम लिखे हैं। तो इसमें आपका असम, मेघालय, मणिपुर। तो इसमें बच्चा पार्टी फटाफट से इसे बना लो। असम, मेघालय, मणिपुर। ये तो पहले से दिया गया अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से बच्चा पार्टी हमारा ये वाला तालिका कंप्लीट हो गया। अब ये वाला सिंबल का मतलब क्या होता है कि हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि अगला आपको कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका अपना सौरभ भैया। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए, खुश रहिए।